हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम मस्ती में और सुपर सुपर सीरीज में लेकर आपके सामने आ गया हूं। तो देखिए आज हम इस वीडियो में सुपर 30+ क्वेश्चन ही करने वाले हैं। जी हाँ, आपके ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लॉन्ग मैंने बहुत करा दिए, बहुत लॉन्ग बहुत शॉर्ट। तो आज बहुविकल्प जो एक एक नंबर में आते हैं आपके टिक मार्क वाले, तो यानी कि ऑप्शन वाले, तो आज उन सवालों को निपटारा करने वाले हैं। हर एक सवाल का पोस्ट मास्टर हम इस तरीके से करेंगे कि कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। तो चलिए पूरी किताब में से मैंने सुपर 30 क्वेश्चन लिए हैं, अब उन्हीं का हम निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट एक एक सवाल की शुरुआत करेंगे। पहले सवाल को पहले ही चैप्टर से लेंगे और शुरू से लेकर लास्ट चैप्टर में जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो इस साल जो पिछले 5 सालों में आए हुए हैं, वो आज जिनके आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो सही है, क्लियर है। बस देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता 100% ये सवाल फंसेगा, बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है बस पेपर में देखो आपके डिजिट चेंज हो जाए, जैसे यहाँ 60 है, अगर वहाँ 70-80 हो सकता है, यहाँ 3-4-5 हो सकता है, यहाँ 4-5, परंतु आपका जो बेसिक रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल करने का तरीका इक्वल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट से, एक एक सवाल से, हर एक सवाल से। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अब इसमें पहला ही सवाल पढ़ते हैं। तो हमारे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला सवाल। ये रहा, किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम है 60 है तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या हमारी 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो वो हमें लिख देनी है बस। क्योंकि देखो हमें ऑप्शन के लिए है, तो ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, बट सीधे सीधे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। मैं तो सीधा आंसर बताऊंगा, आप जो ऑप्शन मिलेगा उसे टिक कर देना। क्लियर। तो जैसे यह एल सी एम गुणा एस सी एफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सही है। एलसीएम, देखिए एलसीएम कितने दे रखा प्यारे बच्चों? 60। एचसीएफ कितने दे रखा? 3 बराबर पहली संख्या दे रही है हमें, कितनी दे रही है प्यारे बच्चों? 12 गुणा। अब ये कह रहा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में नहीं पता, तो दूसरी संख्या इसमें बूझिए। तो ये गुणा वाली चीज़ कहाँ जाएगी? भाग में। अतः 60 गुणा 3 बटे में 12 बराबर सेकंड। तो 12 पंजे 60, 5 से कितने हो गए? 15। तो इसका मतलब जो सेकंड संख्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। जहाँ 15 ऑप्शन मिल जाए उसे करेक्ट कर देना। क्लियर। बहुत सिंपल सवाल है। तो चलिए, उम्मीद है ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? देखिए, ये कह रहा है यदि p बराबर ये दे रखा, तो p माइनस 1/p की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल सवाल है। तो देखिए, p दे रखा है तो p रखेंगे 1/p। 1/p का देखो 1/p का मतलब क्या होता है? यानी कि अपोजिट। भाई मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, ये हो गया। अब इसे उल्टा करेंगे तो देखो इसे भी उल्टा हो जाता है, अर्थात a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो बस हमें इसमें प्यारे बच्चों रखना है। तो p का मान आपके सामने ये रहा। देखो इस p में रखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। माइनस है तो माइनस 1/p का मान उल्टा हो जाएगा, a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी। अब हम इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे प्यारे बच्चों? एलसीएम। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये वाली चीज़ इधर हो जाएगी, ये वाली चीज़ इधर हो जाएगी। तो ए प्लस बी की ए प्लस बी में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। सही है। बीच में माइनस, इसकी इसमें हो जाएगी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ये एक बार प्लस एक बार माइनस आ जाएगा, अर्थात ए माइनस बी, और हो जाएगा ए प्लस बी। क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है? अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका फॉर्मूला खोल लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब इसका माइनस वाले का खोलो तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस, तो प्लस की जगह क्योंकि बीच बाहर माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर। फिर माइनस आता तो हो जाएगा प्लस 2ab। कहने का मतलब है बस अंदर जो है चिन्ह सारे बदल दो। अब ये एक बार माइनस एक बार प्लस है, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है। 2ab और 2ab कितना हो गया प्यारे बच्चे? ये हो गया हमारा, हमें देखेंगे तो ये हो गया 4ab, और नीचे बचा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में जहाँ भी आपको ये मिले आप करेक्ट मार सकते हैं। चलिए, उम्मीद है ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है यदि संख्या दे रही है 27, 25, 23, x प्लस 2, x माइनस 2, 17, 15, 13 का समांतर माध्य 20 है, तो x का मान
मैं कह रहा हूँ इस सवाल को तो आप लिख के ले लो। संख्या चेंज सकते हैं परंतु समांतर माध्य चेंज हो सकता है, परंतु बूझने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा कि समांतर माध्य दिया होगा, यहाँ एक्स दे सकता है, या पी दे सकता है, या ए भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसकी वैल्यू बूझता है। हर सवाल हर बार हर सेट में कहीं ना कहीं हर साल मिलता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हो सकता है इस साल आपको देखने को मिल जाए। देखिए वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं लास्ट में जाके। तो माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, देखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। समांतर माध्य जानते हो ना, समांतर माध्य बराबर कितना दे रखा है 20, और जबकि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है चलिए समांतर माध्य दे रखा है 20, सही है। और समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य है इनको सबको जोड़ दो और बटे जितने पद है उससे भाग दे दो। तो मैं इनको चलिए जोड़ लूँ, अगर यहीं जोड़ लूँ कोई दिक्कत है नहीं है। तो चलिए पाई डी स्टूडेंट यहीं जोड़ लेते हैं, या फिर चलिए लिख ही लेते हैं यार, छोटी सी बात है। 27 प्लस 25 प्लस 23 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 और प्लस के 17 और प्लस के 15 और प्लस के 13, सही है। और बटे में कितनी संख्या होगी, देखिए यहाँ पे गिनने, जहाँ कोमा लग गया 1, कोमा लग गया 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, तो संख्या कितनी बैठ गई 8, बराबर कितना है 20। क्लियर। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गए। अब आप इन्हें जोड़ लो, 27 25 और ये हो गए हमारे 52 75 हो गए क्या, हाँ ये 75 हो गए। अगर मैं इसमें डालूँ 2 तो 25 क्या 75 तो ये हो गए। अब देखें 17 और 13 30 30 45, तो 75 और 45 जोड़ लो, 10 और गया 120 हो गए। कितने हो गए 120। तो यानी कि ये हो गए 120 एक्स, और एक्स हो गया 2x, और ये 8 की इधर गुणा हो जाएगी तो 8 दूनी 100, सॉरी हाँ 8 दूनी 16 160। अब 120 को दले देंगे क्या हो जाएगा 140, सॉरी 160 में 120 घटाओगे कितना बचेगा 40। तो 2x बराबर कितना बचा 40, और इससे काटेंगे कितने आएगा 20, और जहाँ 20 आपको क्वेश्चन मिले वहीं करेक्ट कर देना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, ये रहा सरल रूप में लिखिए। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिए अब आप ऊपर देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, 2 कॉमन नज़र आ रहा, क्योंकि 2 में 50 भी आता है, 2 में ऑरेंज क्या है 98, नीचे भी 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में अगर 2 कॉमन लूँगा तो ये बचेगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस ये बचेगा 49 वाई स्क्वायर। क्लियर। अब नीचे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये बचा 5x माइनस ये बचा 7y, तो 2 से 2 कैंसिल। अब आप ऊपर देख रहे होंगे ये अलग रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 49 को 7 का स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर हमारा है। नीचे हमारा क्या है 5x माइनस 7y। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ऊपर ये हो गया 5x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर पूरे का बटे, नीचे वाला ऐसे ही चलेगा 5x माइनस 7y। अब एक बार माइनस क्या है एक बार प्लस है, तो चलिए लिख लेते हैं, अर्थात 5x माइनस 7y लिख लिया, और एक बार प्लस में लिखेंगे 5x प्लस के 7y, क्योंकि फॉर्मूला बनना है, और नीचे वाला हमारा ऐसे ही रहेगा 5x माइनस 7y। तो आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब हमारा क्या बचा, ये बचा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देख ले हैं नेक्स्ट सवाल हम। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं हम। तो 135 के फैक्टर आप करेंगे तो देखिए, आप चाहे तो आप ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसी इच्छा है तो चलिए 5 3 3 से कट रहा है भाई, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 ये 15 कट गया। तो 3 से फिर कट रहा है, 3 से काटेंगे आप कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 15 बार, क्यों 15 से कितने होते हैं 45, फिर आपसे कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 5, और ये कटेगा प्यारे बच्चों 5 बार कट गया। अब आप 225 के फैक्टर कर लो। तो चलिए 225 के करेंगे तो कितना 2 2 4 9, 3 से फिर कटेगा, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे तो ये आएगा 25, कितनी बार 25,
फिर आप इसे काटेंगे किससे प्यारे बच्चों, 5 से काटेंगे ना। चलिए 5 से काट लेते हैं, 5 पंजे 25। फिर आप इसे 5 से काटेंगे, कट गया। तो आपका कट गया। अब ये कह रहा है एस सी एफ में क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 एक ये रहा है एक ये रहा है दोनों में। और क्या है देखिए, 1 5 1 5 और तो नहीं है। तो यानी कि 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 का राइट आंसर। जहाँ भी आपको ऑप्शन में मिले वहीं आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन वाले करा रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। 20 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, और यही क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, क्योंकि ये सवाल आसानी से होते भी नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ऑब्जेक्टिव में देते हैं। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। ये क्या कर रहा है, इसे भी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। बहुत सिंपल सवाल है। प्रथम पद बता, खुद बताइए। ए बराबर कितना है 5। डी, अगर मैं डी की बात करूँ तो डी इसमें मिल गया। डी डी में क्या करते हैं, कोई सा भी पद लो। मान लो आप 9 लेना चाह रहे हो, चलिए 9। इससे पहले जो पद होगा तुरंत उससे पहला है, क्योंकि इससे पहले 5 भी है, परंतु 5 नहीं लेना हमें, तो तुरंत लेना। कितना है 7। तो इसे घटाओ, 9 में से 7 गए 2। समझ में आ गया। अब जो 9 में से 7 के कितने बचे 2। अब मेरा कौन सा पद, मान लें ए एन है, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि ये दे रखा 27, और ए एन बराबर दे रखा क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1/2 बराबर 27। देखिए मैंने कई बार कितनी वीडियो में बहुत सारे सवाल ही करा चुका हूँ मैं, 4 नंबर के भी, 5 नंबर के भी, 6 नंबर वाले भी। अगर मैंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। मैंने कोई सवाल नहीं छोड़ा। अब ये आप 1 नंबर के बच रहे हैं, मैं इन 1 नंबर के भी आपको करा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट पूरी देख लेंगे तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आप छोड़ के आओगे। क्या करो, फोड़ के आओगे। तो माय डियर स्टूडेंट, एक की वैल्यू कितनी है 5, प्लस एन का मान हमें निकालना है, इंटू डी, डी का मान कितना है 2, बराबर कितना है 27। ये इधर प्लस में, प्लस की चीज़ उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस में। तो ये आप खुद बताएं कितना बचेगा भाई। 27 में से 5 जाएंगे, 27 में 5 गए 22। अब ये गुणा की चीज़ जाएगी भाग में, किस में, भाग में। तो किस में हो जाएगा 22 बटे में 2, 2 से काटेंगे कितनी बार 11 बार। अब आप खुद बताएं, एक उधर ले जाऊंगा तो माइनस में जाएगा प्लस में, तो आप कहेंगे सही प्लस में जाएगा। तो जब ये प्लस में जाएगा तो 11 में 1 जोड़ दोगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 12। और इसका राइट आंसर यही मिलेगा। तो जो ऑप्शन में मिले उसको करेक्ट कर देना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए आगे अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये क्या कर रहा है, देखो इसे पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है यदि p+1 2p+1 कोमा 4p-1 AP में है तो AP का मान कीजिए। जब भी 3 पद दे रखे हों तो एक बात का बस विशेष ध्यान रखना, जब भी AP में हो तो क्या करना है, जैसे बीच का पद लो, बीच के पद को पहले लिखो 2p, क्या लिखना है 2p+1। फिर इससे जो पहला पद है उसको माइनस कर देना है, यानी कि p+1। फिर बराबर के बाद अब ये वाला पद लो लास्ट वाला, तो यह है 4p-1। इससे जो पहले पद है उसको माइनस कर दो, यानी कि 2p+1। बस इतना काम करना है। इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई 3 पद दे रखे हों और AP में हो तो क्या करना है, बीच वाला पद लेना है, उससे पहले पद को घटा देना, फिर लास्ट वाला पद लेना और बीच वाले पद को घटा देना। बीच में क्या आएगा, बराबर का निशान, और यहाँ से किसी न किसी चीज़ की वैल्यू निकलेगी। इसने क्या बोला पी, तो पी ही निकलेगा और बाकी तो जुड़ घट जाएंगे। तो चलिए इसका कोष्टक खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 2p+1 माइनस का p, ये हो जाएगा -1 बराबर, ये हो गया 4p-1 माइनस का 2p और ये -1। समझ में आ गई। अब देखिए, कुछ कट रहा हो तो काटो, कुछ जुड़ रहा तो जोड़ो। तो ये तो हमारे कट गए 2p में से 1p गया, ये बचा इधर का p। ये 4p में से माइनस के बचे 2, सॉरी प्लस के 2p, और ये माइनस के 2 बचा। सही है। अब अगर मैं 2 को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये हो गया हमारा 2p। इस p को मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये माइनस का हो गया। अब आप खुद बताएं, 2p में से 1p गया, कितना बचेगा p, तो r बराबर कितना, तो और इसने यही पूछा है कि p का मान बताइए, ये रहा। सही है। तो उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्या का योग। तो बहुत सिंपल है,
ये तो हर बच्चे जानता है। देखिए 1 से लेकर 50, 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 200, 1 से 500, पेपर में कुछ भी दे सकता है। देखिए डिजिट चेंज कर सकते हो, परंतु जो मैं करूँगा तरीका बिल्कुल वही रहेगा। तो इसका मतलब सवाल तो ईजी है। तो करते हैं, तो लिखते हैं प्रीतम एन प्राकृतिक क्या, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 से लेकर 100 तक, यानी कि बस कंडीशन ये है 1 से शुरुआत होनी चाहिए। प्रीतम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है ये n+1 और बटे में कितना होता है प्यारे बच्चों 2, कितना होता है 2, सही है। तो n के 1 से लेकर 100, तो टोटल संख्या कितनी है 100। तो यहाँ रखोगे 100 गुणा, यहाँ रखोगे 100 में 1 जोड़ोगे 101 और बटे में 2, इससे काटोगे कितना हो जाएगा 50। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 50 ही कम 50 और 50 ही कम 50, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। तो देखिए आपके सवाल सामने एक ही रहा, ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का n व पद दे रखा ए एन बराबर 9 - 5n। तो ये कह रहा है A7 बताइए, यानी कि देखें यहाँ कितना है n, और यहाँ कितना दिया 7। इसका मतलब n की वैल्यू मिल गई हमें कितना 7, बस n की वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ चूंकि हमें n की वैल्यू दे रखी है, n व पद दे रखा है, यानी कि an बराबर 9 - 5n। अब यहाँ दे रखा है n के स्थान पर 7, तो बस 7वां पद, 7वां पद A7 ही तो बैठेगा, इसका मतलब यही बूझ रहा है। तो 9 - 5 गुणा n का मान 7, तो निकाल दो 9 - 7 पंजे 35, अब 35 में से 9 गए माइनस के 26, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लो कितना आसान सवाल है। तो आपको ऑप्शन में जहाँ भी -26 मिले वहाँ करेक्ट कर सकते हैं, सही है। बस हो सकता है पेपर में बस 9 की नहीं, भाई 7 9 बज के 8 कर दें, 9 कर दें, 10 कर दें, यहाँ डिजिट चेंज कर सकता रहेगा। तो करने का तरीका यही, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में पढ़ लो, आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो। अब अगला सवाल क्या होगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं अगला सवाल। ये रहा द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। अब देखिए मूलों की प्रकृति पता कैसे चलती है, जब तक आप विविक्तर ना निकालें। तो माय डियर स्टूडेंट विविक्तर निकालना पड़ेगा। विविक्तर के लिए आपको d बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये होता है b² - 4ac, सही है। तो चलिए अगर मैं a की मान निकालूं तो a का मान निकलता है इसका 1, b का मान x की गुणा में कितना 1, और c का मान क्या है माइनस का 1। यानी कि a की जो वैल्यू निकालते हैं x² की गुणा वाला, और b की वैल्यू है x के गुणक वाला, और c की वैल्यू अचर पद, वो मैंने निकाल दिया। अब इसमें मान रख दो, तो b का मान कितना 1 का स्क्वायर - 4, a का मान कितना 1 और गुणा c का मान -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, और ये 4 कम 4, 4 है कितना 5। तो आपने देखा इसका मान जो आया धनात्मक आया, क्या धनात्मक। आज जब कोई वैल्यू धनात्मक आती है तो क्या होता है वास्तविक और असमान होती है, क्या होता है वास्तविक और असमान। तो बस इसलिए इसकी जो प्रकृति निकलेगी वो निकलेगी वास्तविक, क्या निकलेगी वास्तविक तथा असमान, असमान, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या दे रखा, देखिए उसे भी देख लेते हैं। ये कह रहा है द्विघात समीकरण ax + bx - c बराबर के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। बहुत सिंपल सवाल है। तो ये कह रहा मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है, विविक्तर निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो मैंने अभी सवाल करा बिल्कुल वही है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें माय डियर स्टूडेंट, इसमें अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ तो a निकलेगा, b की वैल्यू निकलेगा तो b निकलेगा, सॉरी b, और c की वैल्यू निकालेगा तो बस माइनस का c हो जाएगा। अब हमें विविक्ता निकाल देते हैं, यानी कि ये वास्तविक और बराबर शर्त क्या है, b² - 4ac, अब बराबर क्या 0। तो चलिए बस b का मान कितना b² - 4, a का मान क्या a, गुणा c का मान क्या -c बराबर 0। तो हो जाएगा b² - -4ac बराबर 0, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने ये कह रहा है 3√3 x² + 10x + √3 का विविक्तर होगा। तो कितना सिंपल सवाल है। इसका विविक्तर बोला था d बराबर d² b² 4ac, यही बात पूछ रहा।
तो आप खुद बताएं ए का मान जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में बताया था कितना है, 3 और 3। अगर मैं बी का मान बूझूँ तो कितना है 10। अगर प्यारे बच्चों सी का मान खुद बताएं तो कितना है √3, कितना है √3। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो चलिए मान रख लेते हैं। पहले बी का मान कितना है, कितना 10, 10 का स्क्वायर मान है 4। ए का मान कितना है, ये रहा 3√3 गुणा सी का मान कितना है √3। 10 का वर्ग पेड़ बच्चों 100, 4 तिया 12, रूट से रूट कटेगा 3। ध्यान रखना जब भी कोई एक जैसी संख्या होती है गुणा में तो उससे रूट कट जाता है, वो संख्या एक बन जाती है। सही है, वही मैंने यहाँ लिखा है, रूट से रूट कट गया 3। अब इनकी गुणा कर लो, 100 माइनस 12 36, 100 में से 36 घटाओगे तो बचा 64, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या है, ये रहा किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो त्रिभुज का कोण कितना होगा। देखिए मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसे हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो ऑप्शन पे ही आधारित है। हल करने में तो क्यों हम टाइम वेस्ट करना जब हम ऑप्शन ही से मिल रहा है। देखिए कैसे, ये कर रहा है त्रिभुज का कोण बताना है। अब त्रिभुज के कोणों का योग आप सभी को पता है कितना होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कितना 180। अब देखो 180 तो लगभग समय बैठा होगा 45 90 90 180, ये 70 20 90 90 180, 70 70 140 40 180, ये हो गया 105, ये नहीं है, ये तो चलो ये कट गया, ये तो 105 नहीं बैठ रहा है। अब इनमें से ये होगा। अब इसने कंडीशन कह दी दो कोणों का अंतर 50 है, यानी कि इन कहीं ना कहीं दो कोण होंगे आपस में, उनका अंतर 50 होगा। अब एक बात बताएं, पहले में देखें क्या इसमें कहीं 50 बैठ रहा है, इसको इसमें घटाएंगे 45, इसको इसमें घटाएंगे कितना 0, इनको इसको इसमें घटाएंगे 45, इसका मतलब ये भी ऑप्शन ख़त्म। तो खत्म, तो दो को ऑप्शन ख़त्म हो गए। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें भी कहीं ना कहीं 40, 0 0 नहीं बैठ रहा, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन है बिना कैसे गए। क्यों, क्योंकि देखो अलग इनका अंतर 50 बैठ रहा होगा कहीं, देखो 70 में से 20 गए, 50 बैठा और 180 होना चाहिए। लो बिना हल करे, इसलिए मैंने ऑप्शन रखे थे आपके सामने। देखिए और ये मैं कह रहा हूँ 6 बार सवाल आया है। अब बच्चे हल करने बैठ देते, टाइम वेस्ट करने, ऐसा नहीं करना। जो सवाल ऑप्शन से हो रहा ऑप्शन, क्योंकि हमें तो 1 मार्क्स मिलेगा और भी ओमर शीट पे आपको ये सर्कल भरना होगा, सर्कल भरना होगा, यानी कि आपको हल करना है ना करने वो तो देखने का ही नहीं, वो तो सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर, तो चलिए आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा टफ सवाल, जो बच्चे ज़्यादातर घबराते हैं, तो चलिए आज घबराहट आपकी मैं दूर कर देता हूँ। ये बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में, कोई त्रिभुज है ए बी सी, चलिए बना लेते हैं कोई अच्छा सा ट्रायंगल दे, यहाँ बना लेता हूँ, ये बन गया ए बी सी। चलिए मान लेते हैं ए बी सी। अब मान ले, चलिए मान लो ए बी और ये सी। क्लियर, ये कह रहा है डी ई बी सी के समांतर है, यानी कि बी सी डी, यानी कि इस पर कहीं एक लाइन इसके समांतर है। चलिए मान लो डी ई ये लिख लिया, और ये कह रहा ए डी बटे बी डी, यानी कि ए डी बटे डी बी कितना है 5, यानी कि ये 5 है और ये 3 है। तो टोटल भुजा कितनी हो गई प्यारे बच्चों को पता है, 8 बैठ गई। तो ये कह रहा है ए और ए सी बताइए, ए सी, यानी कि पूरी भुजा बतानी, आपको ये बतानी है और ये बतानी है। तो आपको तो भुजा तो पूरी पूरी मिल गई यहाँ, तो इसमें तो हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप खुद बताएं, समांतर है, इसका मतलब जब ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ये वाली आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो इसका मतलब अगर मैं ए सी की बात करूँ, ए से सी, तो ए से भी कितनी बैठ रही थी 8, तो 8 तो हमें मिल गई, तो नीचे लिखनी है हमें 8 बटे नी ऊपर क्या ए बी के बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपस में समांतर। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या आपस में समांतर, तो ये भी होंगी। तो कितनी है 5, तो ये भी 5, तो ये हो गई 5। तो जहाँ 5 बटे 8 आपको आंसर मिले, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सवाल है, बिना हल करे ही सोल्व हो रहा है। क्योंकि इसने पहली कंडीशन दे दी जो डी ए बी सी के समांतर, डी ई बी सी के समांतर, जब बी डी बी सी के समांतर तो इनकी आपस की भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर। सही है, इसकी अगर डिटेल देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट में आपको बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से समझा है। हो सकता है एक आधा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, प्लेलिस्ट में जाके इन जैसे सवालों को देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो माय डियर स्टूडेंट चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा क्या कहता है।
नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 हो तो थीटा की वैल्यू। बहुत सिंपल सवाल है। तो देखिए, इससे शायद आसान सवाल मैंने भी दुनिया में ना देखा। दुनिया पे कह रहा हूँ बोझ ही सवाल। तो गुणा की चीज़ भाग में लाया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1। तो आपने देखा tan थीटा बराबर कितना आ गया 1। अब इधर tan है तो tan में ही आप वैल्यू देखिए कितने का मान होता है, ताकि tan से tan कैंसिल हो जाए। तो tan थीटा बराबर होता है tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1। तो आप ध्यान रखना, आप tan से tan ऐसे नहीं काटेंगे पेपर में। आपको करना ही कुछ नहीं है। अगर सवाल ऐसा मान लो 2 नंबर का था, 4 नंबर का, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब 4 नंबर के मैं सवाल करा रहा था इस तरह की कंडीशन बनी थी, तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों, उसमें ऐसे नहीं काटते। ध्यान रखना पेपर में ये ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि तुलना होती है। थीटा बराबर 45, ये हो गया थीटा का मान। अरे क्वेश्चन में थीटा का मान पूछा है, जहाँ भी आपको 45 नज़र आएगा वहीं आप ऑप्शन क्लिक कर देना। क्लियर। आप चलिए अगला। ये भी सिंपल सवाल है। इसमें तो खैर इससे आसान सवाल तो मैंने खैर इस दुनिया में ना देखा। तो देखिए, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। प्लस साइन को tan को लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्लियर। यहाँ लिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा। चलिए लिखा रहने दीजिए। अब नीचे एक जैसे हैं तो ऊपर का हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये चली रहा 1 माइनस साइन थीटा। सही है। और नीचे आ गया हमारा कोस थीटा। अब एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कोस थीटा। क्लियर। अब जब इतना हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर मैं यहाँ से कोस की वैल्यू निकालूंगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो एक तो है साइन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। वही मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा। इसके स्थान पर लिख दें कोस स्क्वायर, ये लिख दिया। नीचे हमारा कोस थीटा प्यारे बच्चों चली रहा, तो इससे पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो ये बजेगा कोस थीटा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ भी आपको कोस थीटा मिले वहाँ आप टिक क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये रहा, एक वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, इसकी परिधि क्या होगी? यानी कि वृत्त का व्यास दे रखा। व्यास का मतलब होता है, देखिए व्यास, व्यास को दिखाते हैं हम 2r से। 2r का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये कह रहा है इसकी परिधि। तो परिधि क्या होती है वृत्त की परिधि? तो चूंकि क्या होती है वृत्त की परिधि, तो आप खुद बताएं वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी कि 2πr। तो आप क्या कर सकते हैं, पाई पहले लिख लो और लिख लो 2r, क्योंकि 2r की वैल्यू हमें दे रखी है। पाई का मान कितना था 22/7, और 2r का मान दे रखा है 14। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था। अब अगला देख लेते हैं। अर्थात अगला अगला भी बहुत आसान है। देखिए इसमें भी क्या पूछा है प्यारे बच्चों, व्यास ही पूछा है। ज़रा एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल दे रहा है 154 सेंटीमीटर वृत्त का। तो चूंकि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, ये भी तो पता हो। बस देखो छोटे छोटे सवाल हैं, दिक्कत करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और कितने देर का इसका मान 154। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई, पाई का मान 22/7 इंटू r²। आर स्क्वायर व्यास पूछ रहा, चलिए व्यास भी निकाल लेंगे। तो 22×7 कितने होते हैं 154। कितने होते हैं 22×7 154। 7 में 7 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49। या आप गुणा मत करो, 7×7 लिख लो। यह है r²। आर देखिए वर्ग है, वर्ग इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा वर्गमूल। ये 7×7 आर। अब 7 वर्गमूल तो बाहर आएगा, जोड़ा है तो 7 बाहर आएगा, तो ये आर का मान निकल गया। तो आर का मान नहीं पूछा, इसने पूछा व्यास। और व्यास बताया था मैंने अभी, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता जाता है, 2r के बराबर होता। तो 2 और r का मान कितना निकल कर 7, तो ये हो जाएगा 14। यही आंसर। पेपर में देखिए आपको ऑप्शन में 7 भी मिलेगा 14 भी मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं बहुत जल्दबाजी में 7 लगा देते हैं, पर क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्वेश्चन में पूछा क्या, उसने बीच में पूछा है व्यास, इसलिए मैं ध्यान जोर दे रहा हूँ इस सवाल पे, कितना व्यास। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या कहता है। चलिए आपके सामने ये रहा नेक्स्ट सवाल। अर्थात ये कह रहा है tan² थीटा माइनस sec² थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत इजी सवाल है। जब भी tan sec मिले तो ना साइन कोस में तोड़ डालो बिना सोचे समझे।
तो टेन को तोड़ सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। चलिए इसे एक बटे कोस स्क्वायर में थीटा तोड़ सकते हैं, नीचे क्या एल्सियम सेम है तो कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब माइनस पहले निकालोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, नीचे हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब आप खुद बताएं वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा है, और ये बाहर माइनस। मैंने देखो क्यों लिया, क्योंकि मुझे उल्टा लिखना था, एक को पहले साइन को बाद में, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होता ये वाला नहीं होता, इसलिए मैंने उल्टा लिखा। तो ये हो गया माइनस का वन बचा। क्लियर, और यही इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये कह रहा है यदि जीरो यानी कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच हो तो साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, साइन वाई की वैल्यू दे रही है कोस थीटा की वैल्यू। चूँकि हम सभी को पता है, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, सही है, थीटा है तो थीटा, तो बस सिंपल सा तरीका, इस वर्ग को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा वर्गमूल बनेगा, क्या बनेगा वर्गमूल, तो यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके सामने वैल्यू है ही, तो रूट में वन माइनस साइन थीटा का मान है वाई, और ये वर्ग, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है यार, इतना आसान सवाल, क्योंकि ऑप्शन में आते हैं एक एक नंबर के, बहुत दिक्कत करते हैं, समझ में नहीं आता कैसे तोड़ना कैसे मरोड़ना। क्लियर, आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सवाल क्या कहता है। चलिए अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल देखिए, ये है आपका त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से। ये अगर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई, तो यानी कि कोई एक मीनार है। चलिए चित्र बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये करा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद भूमि का कोई बिंदु है, इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यानी कि मान लेते हैं 30 मीटर दूर स्थित कोई, ये हो गया 30 मीटर की दूरी, इसके पर है मीनार के शिखर का कोण 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से देखने पर मीनार जो दिखाई देती है, यहाँ से आपको 30 डिग्री का कोण दिखाई देता है, सही है। तो कह रहा ऊंचाई बताओ मीनार की ऊंचाई। बहुत सिंपल सवाल है, इससे सिंपल तो सवाल है ही नहीं। देखिए इसके सामने वाली आपको भुजा दे रही है कौन सी, लंब, ये आपको 90 डिग्री का, तो ये होता है आपका कर्ण, क्या होता है कर्ण, ये नाम रख दो ए बी और सी, इसने बी सी भुजा है यानी कि हाइट भुजी है, और ये आपके क्या बचा आपका आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है टेन, क्या होता है टेन, तो टेन थीटा होता है लंब, यानी कि एच बटे आधार कितना है 30, और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू देखी है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर एच बटे 30, समझ में आ गई। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, और ये एच बटे 30, तो 30 का पहुँच जाएगा हमारा इधर पहुँच जाएगा, तो 30 को ले गए उधर, बटे में कितना प्यारे बच्चों √3 इंटू एच। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ सवाल नहीं मिलने का, क्योंकि जब भी इससे कटती हुई नजर आए तो इस रूट को हटा लो, तो रूट के ऊपर ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला तो पहली है, मैंने क्या करा है इस रूट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, तो रूट से रूट कट जाएगा, तो ये बचा 30√3, रूट से रूट कट गया बचा 3, 3 से कटेगा 10, तो आएगा 10√3। जहाँ भी मिले आपको समझ जाना इसकी ये क्या है ऊंचाई का मान है। क्लियर, तो सिंपल सवाल है, आसान सा था बट थोड़ा सा टाइम टेकन था। क्लियर, कोई बात नहीं, हमारा सवाल होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये भी देखिए एक नंबर में सवाल मिल रहा आता है ऑप्शन में, देखिए सवाल लिखा बहुत बड़ा है, क्या है यहाँ कह रहा है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके कोण पाद के अनुन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए अभी मीनार की ऊंचाई निकाली थी, तो उसमें बूझने का तरीका इसमें बूझने का तरीका अलग अलग है, इसलिए मैंने इस सवाल को भी लिया है, समझ में आ गई। तो क्या है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी, यानी कि ऊंचाई 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन को, यानी कि कोई 25 मीटर ऊंची कोई पहाड़ी है, मान लेते हैं ये 25 मीटर है, सही है। इस एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहते हैं, यानी कि इससे देखा उन्होंने 25 मीटर पहाड़ी की चोटी से, चोटी का मतलब ऊपर से, मीनार के शिखर यानी कि वो मीनार है ऊंची है इससे। तो चलिए ये आपने हम चित्र के अकॉर्डिंग मैंने खड़ी कर दी। अब इसने इससे देखा ऐसे, तो चलिए बेस ये जैसे एक जैसे होंगे। अब आप इसका क्या नाम रख सकते हैं, मान लो पहले ए नाम रख दूँ, इसका मैं बी, सही है, और इसका मैं रख देता हूँ सी, इसका डी, और ये ई रख देता हूँ। अब देखते हैं क्या कहता हूँ। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला जो कोण है यानी कि थीटा,
कोण उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, यानी कि अब इसके पाद बिंदु यानी कि नीचे का कोण की बात करता है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये करा अवनमन कोण, यानी कि जो ये कोण होगा वो कोण इसके बराबर होगा। अगर ये आपने थीटा माना तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई पूछ रहा पूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताएं, चित्र को देख के, ये 25 मीटर है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल नहीं है, तो जो 25 मीटर तो ये भी 25 मीटर होगी। अब आप खुद बताएं मैं माय डियर स्टूडेंट, इस सारे में से 25 दे रखी है तो ये कितनी होगी, ये बड़े में से छोटी चीज़ घटा दो, बड़ी है h और छोटी है 25, तो ये वाली जो दिशा ऊंचाई मिलेगी हमें कितनी मिलेगी, 25। चेता समझ में आया। चलिए, अगर आपको देखिए दिक्कत है, मैं अगर प्ले लिस्ट में जाकर मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत सारे सवाल लॉन्ग लॉन्ग कराए हैं, उसमें डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहरहाल ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक नंबर में सवाल है तो इसलिए चित्र वित्र को डायग्राम को फॉलो करेगा नहीं, केवल आपका आंसर पर डिपेंड करेगा। तो चलिए, अब ये होगी पहाड़ी। अब लिख लेते हैं भाई, आप अगर टेन थीटा निकालना चाहें, मतलब ये वाला, क्योंकि सामने पूछा लंब, ये आपका क्या हो गया, आधार, क्या हो गया, आधार, क्या बी सी। तो यहाँ मैं रख सकता हूँ टेन थीटा बराबर लंब कितना है 25, कितना है 25 बटे आधार कितना है बी सी, कितना बी सी। तो आप इसमें इसकी अगर मैं इधर गुणा कर लूँ तो टेन थीटा आ जाएगा, तो यानी कि बी सी बराबर 25 बटे में आ जाएगा टेन थीटा। अब आप खुद बताएं बी सी, भाई बी सी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर नहीं है, यानी कि बी सी और ए डी आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर। तो बी सी के स्थान पर मैं ए डी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो ये जगह ए डी बराबर 25 बटे टेन थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, यानी कि अब इस कोण की बात कर लेते हैं, यहाँ जो देखा तो ये होगा हमारा टेन थीटा बराबर लंब, यानी कि इसके सामने वाली भुजा कहते हैं H-25, H-25 बटे नीचे का आधार यानी कि क्या, ए डी। तो चलिए ए डी रख लेते हैं। अब ए डी की इधर गुणा ले जाओ, ये हो जाएगा हमारा ए डी, सॉरी डी ऐसा बनेगा, बराबर H-25 और पूरे के बटे में टेन थीटा। तो चाहो तो आप इसे समीकरण 1 ऐसा समीकरण 2 दे सकते हो। तो आपने देखा ए डी का मान मिल गया, दोनों बराबर है, तो दोनों क्या कर तो बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 बराबर 2। सही है। तो इसका मान है 25 बटे टेन थीटा, इसका मान है H-25, सही है, और बटे टेन थीटा। तो आपने देखा टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो इधर बचा 25 बराबर H-25, माइनस की चीज़ इधर आएगी प्लस, यानी कि 25 में 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50 बराबर H। उसने क्या पूछा था, उसने देखिए डायग्राम में देखिए, इसने पूछा था ऊंचाई बताइए मीनार की, तो मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी 50, और जहाँ पे 50 मिल जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के अवनमन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। देखिए कितना सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। मान लेते हैं कोई ये रहा भूमि, और भूमि से कोई पतंग उड़ा रहा, तो पतंग इस तरीके से तो उड़ेगी, भूमि से मान ले तो कुछ ऊंचाई पर है, और ऊंचाई देख रही है 10 मीटर की ऊंचाई। ये देखा 10 मीटर की 100 है क्या, हाँ जी 100 है, सूर्य कितना है 100 मीटर की ऊंचाई पर, तथा 60 डिग्री के कोण का उन्नयन कोण, यानी कि 60 डिग्री का कोण बना रही पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई। डोरी की कितनी लंबाई, यानी कि ये वाली लंबाई बोल रहा है, ये मान लेते हैं एल लंबाई की है, कितनी एल लंबाई की। अब आप सभी को पता है इसके सामने कण, ये तो हो गया लंब, ये कण, तो लंब बटे कण क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कण, तो साइन थीटा होता है लंब, लंब कितना है 100 बटे कण कितना है एल, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो ये हो गया 100 बटे एल, यानी कि आप ये कह सकते हैं टेन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 100 बटे एल। तो एल को उधर ले जाओ, एल √3 इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, हो जाएगी 200, अब √3 को उधर ले आओ तो एल बराबर हो जाएगा 200 बटे वर्गमूल 3, और लंबाई पूछी थी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल को देख लेते हैं, देखिए कितना आसान सवाल है। ये करा हल करो, बहुत सिंपल है। तो 4 प्लस ये हो जाएगा 6√3 प्लस है तो प्लस 6 माइनस 5√3, तो क्या 6 4 कितना हो गया 10। अब ये एक जैसे हैं, यानी कि इसे पहले एक साथ लो √3, इसे 5√3। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये जैसा कॉमन है,
तो चाहो तो आप कॉमन ले लो, ना तो आप अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो तो साथ डायरेक्ट भी घटा सकते हो। 6 बचा -5। अब आप खुद बताएं, 6 में से 5 गया 1, 1 किस में गुणा करेंगे तो √3 आएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था। तो चलिए ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, ये करा, यदि द्विघात समीकरण x² + 3x + k एक शून्यांक है तो k का मान, जब भी शून्यांक की बात करें एक शून्यांक यानी कि वो x का मान दिया हुआ होता है, किसका, x का, तो बस इसको 0 के बराबर रखो और x का मान पुटअप कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं x के स्थान पर 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 प्लस k बराबर क्या कर देना है 0, क्या कर देना है 0। तो बस कर लो, 2 का वर्ग 4 और 3 दूनी 6, 6 4 हो गए 10 प्लस k बराबर 0, के को 10 को उधर ले जाओगे तो -10, तो के का मान आएगा -10, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये अगर आज समीकरण दे रखी है हल करो तो बहुत सिंपल है। तो x - y बराबर कितना प्यारे बच्चों 2, इसको डाल लो, x + y बराबर कितना 4, तो हल करो, ये माइनस से प्लस कैंसिल हो गए, x और x कितना 2x, 4 और 2 6, इससे कटेगा कितना आ गया 3, x का मान आ गया 3। तो आप इस x की वैल्यू इसको इसमें भी रख लो, अगर मैं इसमें रख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ हो गया 3 - y बराबर कितना 2, तो y को उधर ले जाओ, 3 को उधर, सॉरी 2 को उधर ले आओ, 3 तो ऐसे ही, 2 को उधर लाएंगे -2, y को उधर लाए +2, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो ये इसमें मुझे हल करो, यानी कि x का मान कितना निकल गया 3, y का मान 1, जहाँ आपको ऑप्शन में मिले वहीं करेक्ट कर देना। क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अब प्रायिकता के सवाल देख लेते हैं। ये कि इस तरीके के सवाल मैंने कई बार कराए हैं, कई बार बड़े बड़े कराए थे, आज हम छोटे छोटे करा रहे। ये अगर आप पी ई की वैल्यू देख रहे हैं, पी नेगेटिव यानी कि नहीं का मान पूछ रहा, तो बहुत सिंपल है, चूँकि इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी ई प्लस पी ई बार बराबर 1 के बराबर होता है। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 0.05 प्लस पी ई की बार की वैल्यू पूछ रहा है, इसको इधर ले जाओ और घटा दो। जब आप इसे घटाओगे एक में से 0.05, तो खुद बताएं 0.95 आएगा नहीं आएगा, और इसका यही आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको आंसर करा दिया। अब इसका मान पूछते हैं। तो चलिए इसमें क्या करा है देखिए इसमें बोल रहा है यदि एक गोले का व्यास जो है डी है तो उसका आयतन हो जाए। गोले का आयतन आप सभी को पता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, सही है। और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, कितना 2r। अगर व्यास को हम d से दिखा दें 2r, अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा तो गुणा की कहाँ जाएगी भाग में, अर्थात d/2r, तो r का मान आ जाएगा d/2, तो इस r के स्थान पर d/2 रखना भाई, तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा, आप चाहे तो देखो कटने का तो कुछ है नहीं, पाई यहाँ पाई ही रख सकते हो, तो 4/3 पाई इस r के स्थान पर रख सकते हो आप, d की घात 3 है तो बटे 2 की घात 3 का मतलब है 8, 4 दूनी 8, तो ऊपर बचा d की घात 3, नीचे बचता 3 दूनी 6, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाई बच रहा है तो पाई भी लिख लेंगे। इस तरीके से हमने इस वीडियो में जो 30+ क्वेश्चन करे हैं, उम्मीद है बहुत प्यार से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ माय डियर स्टूडेंट, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना फोकस पढ़ाई पर रखें।